नमस्कार, सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। हम पढ़ेंगे व्याकरण 5, अध्याय 4, संज्ञा। तो आज हमारे क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। आइए जुड़ते हैं पाठ से। देखिए, चित्र का नाम पढ़कर कहानी को कक्षा में सुनाइए। देखिए, ये चित्र है, कुछ कहानी है। ये जो कहानी है यहाँ पर, इसमें बीच-बीच में देखो आप चित्र बने और बीच-बीच में इसमें से क्या है? शब्द कटे हुए हैं। उसकी जगह क्या है? चित्र है। तो हमें क्या करना है? इन चित्रों को देखकर कहानी को पूरा करना है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, एक हिरन शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। क्या? एक हिरन किसके जाल में फंस गया? शिकारी के बिछाए जाल में। ठीक। चूहा और कठफोड़वा उसके दोस्त थे। हिरन के दोस्त कौन कौन थे? चूहा और कठफोड़वा। ठीक है। वे हिरन को मुसीबत में फंसा देख वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा भाई हिरन मुसीबत में और वो वहां पर आ पहुंचे। मैं तो जाल काट सकता हूँ, लेकिन अगर शिकारी यहाँ आ गया तो फिर क्या होगा? चूहे ने कहा। चूहे ने क्या कहा कि भाई मैं तो जाल काट सकता हूँ, अगर शिकारी वहां आ गया तो फिर क्या होगा? तभी कठफोड़वा को एक आइडिया आया। जो उसका दोस्त था कठफोड़वा, तभी उसके दिमाग में विचार आया, एक आइडिया आया। कठफोड़वा शिकारी के पास पहुंचा और उसके कपड़ा लेकर उड़ गया। क्या किया कठफोड़वा ने? शिकारी के पास पहुंचा, उसका जो कपड़ा उसने ऐसे डाला हुआ था कंधे पे या जैसे भी सर वगैरह पे, उसको लेकर उड़ गया। शिकारी अपने कपड़े वापस लाने उसके पीछे दौड़ा। लाने के लिए उसने क्या करा? शिकारी ने क्या किया? जो शिकारी कठफोड़वा जो शिकारी का कपड़ा लेकर उड़ रहा था, उसने अपना कपड़े को लेने के लिए उसके पीछे दौड़ा। अब देखिए, मौका पाकर चूहे ने जाल काट दिया और हिरन को आजाद कर दिया। भाई जैसे उसको मौका मिला तो क्या किया? चूहे ने क्या किया? जाल को काट दिया। मौका मिलते ही उसने जाल को काट दिया और अपने दोस्त हिरन को आजाद कर दिया। देखिए, सच्चे दोस्त वही है जो मुसीबत में एक दूसरे के काम आए। कठफोड़वे ने कहा। क्या कहा? कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं? जो हमेशा मुसीबत में काम आए, एक दूसरे के हेल्प करें, सहयोग करें, सहायता करें, मुसीबत में साथ खड़े रहें। किसने कहा? कठफोड़वे ने। आशा है कि कहानी बच्चों आपको समझ में आई होगी और इसका अभ्यास आप भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, मतलब हमारे जो आसपास जो कुछ भी दिखता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, सभी के नाम होते हैं। जैसे यह मेरी छोटी बहन है, इसका नाम तनु है, इसे गुड़िया से खेलना पसंद है। यह गुड़िया इसे बुआ जी ने दी थी। गुड़िया पाकर तनु की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ देखिए कि जितने भी हमारे आसपास वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव है या निर्जीव है, उनके सबके अपने अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हमारे आसपास कोई चेयर पड़ी है, कुर्सी पड़ी है, तो उसका नाम है कुर्सी है। कोई मेज है, कोई पलंग पड़ा है, कोई कुछ भी चीज है, तो सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऊपर के वाक्यों में व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम रंगीन छपे हैं। जैसे व्यक्ति में कौन कौन है? बहन, तनु, बुआ जी। देखो इसमें व्यक्ति कौन कौन है? बहन है, तनु है, बुआ जी है। और वस्तु क्या है? गुड़िया। भाव क्या है? खुशी। आपको ये समझ में आया? ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे इसमें तनु, तनु प्राणी का नाम है और गुड़िया एक वस्तु है। भाव कैसा है? खुशी का। भाई जिसको मनपसंद कोई चीज मिल जाएगी तो खुशी होगा, दुखी होगा, मतलब है कि वो खुशी होगा। तो इसमें क्या है? खुशी का भाव है। समझे?
देखिए, अब पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये हमारी संज्ञा। आइए पढ़ते हैं भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध होता है। आइए जानते हैं कैसे। ठीक है, जैसे लाल किला दिल्ली में है, रामचंद्र अयोध्या के राजा थे, हॉकी मेरा प्रिय खेल है। अब यहाँ क्या है? देखिए, दिए गए वाक्यों में लाल किला, अयोध्या विशेष स्थान के नाम है, अयोध्या का भी देखो विशेष है, और रामचंद्र एक विशेष व्यक्ति का नाम है। यानी इस प्रकार हॉकी विशेष खेल का नाम है। अतः ये सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आया? चलिए आगे चलते। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है? ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण मतलब पूरी जाति का बोध कराते हैं। क्या होते हैं वो? उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टोकरी में रखे फल ताजे हैं, सारे फल ताजे हैं, संपूर्ण फलों के बारे में बताया जाए, सभी फलों के बारे में बता रहे हैं कि जितने भी टोकरी में फल है क्या है? सभी ताजे हैं। अब यहाँ देखिए, अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है तो क्या किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के नाम का इसमें जिक्र नहीं है, क्या है? संपूर्ण। ये देखिए, संपूर्ण जाति की तरफ इशारा है, संपूर्ण जाति के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, लड़का पार्क में पौधा लगा रहा है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं विशिष्ट स्थान के बारे में बताया या प्राणी के नाम के बारे में या किसी इसके वस्तु के बारे में क्या है? का संकेत नहीं है किसी विशिष्ट का, न प्राणी, न वस्तु, न स्थान। तो इसमें संपूर्ण जाति का संकेत दिया जा रहा है। अब देखिए, इन वाक्यों में फल, अध्यापिका, लड़का, पार्क में पौधा किसी विशिष्ट व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की और संकेत न करके उसकी संपूर्ण जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये क्या है? अतः ये सभी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ तक समझ में आया आपको? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है। क्या है वो? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कैसे? देखिए, भाववाचक में वे संज्ञा शब्द जिनमें प्राणी, वस्तु या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, वे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कमल की सुंदरता लाजवाब है, मोटापा बीमारी की जड़ है, बचपन में सभी शरारत करते हैं। तो अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा कमल, कमल की क्या है? सुंदरता क्या है? लाजवाब है। और यहाँ पर देखिए, मोटापा शब्द क्या है? बीमारी की जड़ है। और यहाँ पर देखिए, बचपन और शरारत, तो किसमें? बचपन और शरारत में दशा का ज्ञान हो रहा है। मोटापा यहाँ पर देखिए, और ये सुंदरता, तो ये किस चीज का पता चल रहा है हमें? प्राणी, वस्तु के गुण या दोष और अवस्था के बारे में बताया गया है। अब देखिए, ऊपर के वाक्यों में सुंदरता, मोटापा, बचपन और शरारत न तो व्यक्तियों के नाम है, क्योंकि व्यक्तियों के नाम में गिनती नहीं होते हैं, न प्राणियों के नाम में, और न ही ये वस्तुओं के नाम में। इन शब्दों से एक विशिष्ट भाव का पता चलता है। विशिष्ट जैसे अभी मैंने बताया था, सुंदरता, मोटापा, बचपन, शरारत।
तो भावों के नाम होने की वजह से ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अतः सुंदरता, मोटापा, बचपन और शरारत भाववाचक संज्ञा है। अब देखना, कुछ विद्वान इन भेदों के अतिरिक्त संज्ञा के दो भेद और भी मानते हैं। यहाँ तक हमारी बुक में जिक्र है, तो कुछ विद्वानों का कहना क्या है, इससे अलग जो संज्ञा के तीन भेद हैं, इनसे अलग भी और भेद मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदायवाचक संज्ञा। आइए पढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध हो। धातु यानी कोई लिक्विड जैसा तेल, घी, इस तरीके से, या धातु से लोहा, तांबा, पीतल आदि, क्या कहते हैं उसे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लोहा, सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, आटा, चावल आदि। देखो, ये एक चित्र है, चित्र के माध्यम से थोड़ा समझिए। एक बोतल तेल देना, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। एक महिला एक दुकानदार से क्या करिए, एक बोतल तेल देना, तो क्या है इसमें? द्रव्य है, लिक्विड है। 10 किलो आटा चाहिए, क्या है ये? धातु। मतलब इसमें लिक्विड वाला नहीं है, इसे गीला पदार्थ नहीं है, सूखा है, तो हम इसको धातु में गिनती करेंगे। अब यहाँ देखिए, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, तो हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा के। या जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? समुदायक वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, टोली, कक्षा, परिवार, मंच, सभा, झुंड, दल आदि। इसमें क्या देखो, सेना है, एक सिपाही से सेना नहीं होती, बहुत सारे सिपाही होते हैं तो सेना बनेगी। टोली, एक से टोली नहीं बनती, कितने लोग उसमें होते हैं। कक्षा में मतलब एक बच्चा नहीं होता, बहुत सारे बच्चों से एक कक्षा होती है। परिवार, परिवार किससे? एक प्राणी से परिवार नहीं होता, कई लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं। मंच, सभा, झुंड, दल आदि। दल भी, कितने लोगों का दल होगा? दल या तो जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का, इंसानों का। एक से दल नहीं होता, कितने लोग उस दल से जुड़े हुए होते हैं, तब जाकर दल होता है। तो ये सब क्या है? समुदाय। तो हमारे से क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ पर चित्र से देखिए, आप चित्र को जल्दी समझेंगे। क्या होगा? भारतीय सेना कारगिल की ओर बढ़ी। अब देखिए, भारतीय सेना, सेना में कितने? बहुत सारे सिपाही हैं, एक अकेला सिपाही कारगिल की ओर नहीं बढ़ेगा, तो क्या है? पूरी सेना बढ़ रही है, तो ये क्या है? ये देखिए सेना, तो कितने सिपाही लगातार एक साथ बढ़ रहे हैं कारगिल की तरफ, तो इसे हम, ये आ गया हमारा सेना में। वह देखो, हाथियों का झुंड आ रहा है। यहाँ पर देखो चित्र किससे, अकेला हाथी नहीं है, कई हाथी एक साथ आ रहे हैं, तो क्या हो गया? झुंड। अब भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि। अब क्या है? हम भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि जाने, पढ़ते हैं आगे। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती। पहले जातिवाचक संज्ञा से बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्यता। पशु, पशुता। शिक्षक, शिक्षा। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। कवि, कवित्व। मानव, मानवता। घर, घरेलू। युवक, यौवन। मित्र, मित्रता। शत्रु, शत्रुता। नेता, नेत्र। तो हमें क्या है? देखिए, भाववाचक में मनुष्य क्या है? मनुष्य के अंदर क्या होती है? मनुष्यता। मतलब एक भाव होता है कि वो, उसके अंदर दया का भाव है, हमदर्दी है, एक मनुष्यता का भाव। पशु, पशुता। तो ऐसे ही इन सबके भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। जैसे इसमें सिंपल सा भी छोटा छोटा बताऊंगी। मानव, मानव कैसा होगा?
मानवता, कहते हैं ना उसने बड़ी मानवता दिखाई, उसने बड़ी अच्छाई दिखाई, उसके भाव का पता चलता है। जैसे जो घर में रहता है उसकी क्या है, उसका भाव क्या, ये कहते नहीं वो घरेलू है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। बच्चा, बच्चे का भाव क्या बन रहा है, बच्चे को क्या है, बचपन में जैसे वो रो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, तो क्या उसका भाव है, खुश हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, हम बनाते हैं सर्वनाम से। यहाँ ये सर्वनाम और इनसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। मम, ममतव। सर्व, सर्वश। अह, अहंकार। आप, आपा। निज, निजतव। तव, स्वतव। अपना, अपनापन। पराया, परायापन। तो सर्वनाम से बनी मम, ममतव, मतलब एक तरीके से ये शब्द ममता से जुड़ा हुआ है। अब देखिए विशेषण से। विशेषण भाववाचक संज्ञा। विशेषण भाववाचक संज्ञा। मीठा, मिठास। खट्टा, खटास। हरा, हरियाली। ठंडा, ठंडक। बुरा, बुराई। सुंदर, सुंदरता। वीर, वीरता। स्वस्थ, स्वास्थ्य। रोचक, रोचकता। लंबा, लंबाई। भला, भलाई। सज्जन, सज्जनता। शिष्ट, शिष्टता। निर्धन, निर्धनता। मूर्ख, मूर्खता। सरल, सरलता। अब देखिए क्रिया से। क्रिया भाववाचक संज्ञा। क्रिया भाववाचक संज्ञा। रोना, रुलाई। हंसना, हंसी। हारना, हार। जीतना, जीत। बुनना, बुनाई। लिखना, लिखाई। पढ़ना, पढ़ाई। सिलना, सिलाई। दौड़ना, दौड़। चलना, चाल। कूदना, कूद। खेलना, खेल। तो आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसे और बेहतर करने के लिए आप इसका अभ्यास स्वयं भी कर सकते हैं या करें। हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।